बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइश। तहरीक अदम एतमाद की जंग वज़ीर आज़म दो महाज़ों पर लड़ रहे हैं। एक सियासी महाज़ है, एक आइनी और कानूनी महाज़ है। आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आइनी और कानूनी महाज़ का एक बड़ा मरहला जो कि सियासी मामलात से भी जुड़ा हुआ है, वो बड़ा मरहला कप्तान और उनकी टीम ने कामयाबी से अबूर कर लिया है और अपोजिशन उसकी अरमानों पर पानी फिर गया। अपोजिशन ने बड़ी कोशिश की इस मामले पर आज हुकूमत को धचका लगे, लेकिन ये मरहला कप्तान और उनकी टीम ने अबूर कर लिया है। सियासी मैदान में क्या हो रहा है? सियासी मैदान में पहले मुख्तसरन बात कर लेते हैं कि इस वक्त इत्तहादी अपने लाहा अमल का ऐलान नहीं कर रहे, जो ख़ास तौर पर जो तीन इत्तहादी हैं, जिसमें एक बाप है, एक PMLQ है और एक MQM है। तो इन तीनों ने अभी तक अनाउंस नहीं किया कि वो किस जानिब खड़े होंगे, क्योंकि इनके लिए भी परेशानी है कि वो जीतने वाले फरीक के साथ जाएं और अभी तक ये मालूम नहीं है कि जीतने वाला फरीक कौन होगा। लेकिन अगर इत्तहादी, ये तीनों इत्तहादी अपोजिशन की जानिब चले जाते हैं तो इसका भी एक प्लान तैयार कर रखा है कप्तान ने। लेकिन यह सारा प्लान डिपेंड कर रहा था उस आइनी महाज की जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात की। तो उस हवाले से आज बड़ी कामयाबी मिली है। अब इस वक्त अपोजिशन के नंबर जो हैं वो यूं तो 162 हैं, लेकिन एक उनका रुकन जेल में होने की वजह से 161 नंबर्स हैं। अगर इत्तहादियों में से क्यू लीग और MQM अपोजिशन की जानिब चली जाती है तो ऐसे में क्यू लीग जिनके 5 अरकान हैं और MQM जिनके 7 हैं, तो ये 12 अगर दूसरी जानिब चले जाते हैं तो 173 का नंबर अपोजिशन का हो जाएगा, जो उसने 172 शो करना है तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए। लेकिन अपोजिशन को टेंशन यह है कि अगर हमारे सिर्फ 2 अरकान भी कंप्रोमाइज हो गए, हमारे सिर्फ 2 अरकान भी उस दिन असेंबली हॉल ना पहुंच सके, तो सारा प्लान धरे का धरा रह जाएगा और वो ये जंग हार जाएंगे। क्योंकि हुकूमत ने भी आखिर कोई ना कोई वर्किंग कर रखी है। हुकूमत ने भी उनके कुछ लोग तोड़ने के हवाले से अपना होमवर्क मुकम्मल कर रखा है, लेकिन ये तो सिर्फ 2 अरकान तोड़ने होंगे और सारा जो उनका प्लान है वो चौपट हो जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जो मुनहरिफ अरकान हैं, ये मुनहरिफ अरकान भी तो अपना वोट कास्ट करके अपोजिशन के पलड़े में डालकर उन्हें जितवा सकते हैं। तो मुनहरिफ अरकान का वोट काउंट ना हो, यह स्पीकर की रूलिंग पर मुनहसर है। इससे पहले हुकूमत ने यह चाल चली कि यह बात मीडिया के जरिए निकाली कि हम तो इन लोगों को पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंचने देंगे, वहां 10 लाख का मजमा होगा, इसमें से गुजर के जाना होगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज इमरान खान ये डिसाइड कर चुके थे कि अब D चौक पे जलसा नहीं होगा, बल्कि जलसा परेड ग्राउंड पे होगा। यही वजह है कि आज अदालत में इस हवाले से कोई वाज़े हिकमत अमली उनके साथ अदालत के सामने नहीं रखी गई थी, लेकिन इंतज़ामिया को इन्होंने दरखास्त दे दी कि हम D चौक की बजाय परेड ग्राउंड में जलसा करेंगे। तो यह हुकूमत पहले ही प्लान बना चुकी थी। ऐसी कोई चीज़ इसका मतलब है कि अब ज़ेरे गौर कम अज़ कम नहीं थी। तो इन लोगों का जो वोट है बहरहाल वो कास्ट होगा और उसके बाद स्पीकर की अगर ये रूलिंग आती है कि इनका वोट कास्ट तो हो गया, काउंट नहीं होगा, उसके बाद एक अलग से शोर मचेगा और मामलात अदालतों में आएंगे। लेकिन यह मामला जो सबसे पहले अदालत में पहुंच चुका है, यानी उस स्टेज के बाद तो यह मामला शायद अदालतों में आए ही आए, लेकिन आज अदालत में जो कुछ हुआ, अपोजिशन को 4 ऐसे इश्यूज थे जिस पर उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनके जो अरमान हैं, उनको धचका लगा है कि अपोजिशन ये चाह रही थी कि एक तो D चौक के धरने वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई फैसला दे दे। तो D चौक पर जो जलसा है, D चौक के जलसे के हवाले से कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा हुक्म अदालत की जानिब से नहीं आया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया और उन्होंने सिंध हाउस पर होने वाले हमले की मजम्मत भी की और कहा कि इसको, इस तरह के जो वाकयात हैं इन्हें कतन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने की हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी भी कराई। तो D चौक में जलसा करने के हवाले से कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन या फैसला नहीं आ सका, अगरचे हुकूमत ने यह पहले से माइंड बना रखा था कि उन्होंने यहां पर जलसा नहीं करना। लेकिन अगर ऐसी कोई डायरेक्शन, ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन आ जाती तो यह तहरीक इंसाफ के
उनके लिए सियासी तौर पर बहुत बड़ा धचका होती कि इन्हें अदालत ने रोक लिया, ये तो बहुत बड़ा शो करने जा रहे थे, लेकिन हुकूमत ने हिकमत अमली के तहत ये पहले ही डिसाइड कर लिया था। फिर अपोजिशन और जो सुप्रीम कोर्ट बार की जो लीगल टीम है वो ये चाहती थी कि सिंध हाउस पर हमले के हवाले से ही कोई ऑब्जर्वेशन या कोई डायरेक्शन ऐसी चीज आ जाए अदालत की जानिब से, लेकिन उसमें भी अटॉर्नी जनरल ने कहा और जो आईजी हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और बताया कि इस हवाले से तो एक्शन ऑलरेडी हो रहा है, एफआईआर दर्ज हो गई है, तो क्रिमिनल साइड पे ये प्रोसीडिंग चल रही हैं, तो ये मामला भी एक किस्म का डिस्पोज ऑफ हो गया। इसमें भी कोई हुकूमत के खिलाफ ऐसी ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन नहीं आई। फिर जो अहम मामला है जिसमें मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा मरहला अबूर कर लिया जो हुकूमत ने, कप्तान ने, उनकी टीम ने, वो स्पीकर के इख्तियारात के मामले पर था कि अदालत इस पर कोई फैसला दे दे। और इसमें फारूक एच नाइक साहब की जानिब से भी और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हैं उनकी जानिब से भी बार बार ये कहा जाता रहा कि देखें जी 21 तारीख को इजलास बुलाया जाना था, डेडलाइन 21 मार्च तक की थी। स्पीकर ने 14 रोज गुजर जाने के बाद 25 मार्च को इजलास बुलाया है। उन्होंने इसमें कुछ तौजीहात पेश की हैं, लेकिन ये उन्होंने गैर आईनी काम किया है, बल्कि आर्टिकल 6 की बात भी की गई फारूक एच नाइक की जानिब से, लेकिन अदालत की जानिब से जो ऑब्जर्वेशन थी उन्होंने ये वाज़ेह बता दिया अदालत की जानिब से कि हम स्पीकर के इख्तियारात के हवाले से मामलात को नहीं देखने जा रहे, हम इसमें कोई मुदाखलत नहीं करने जा रहे। इसमें अदालत की जानिब से ये कहा गया, जनाब चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल की जानिब से कहा गया कि हमें स्पीकर की जानिब से इजलास जो ताखीर से बुलाने का जो मामला है ये वजूहात देखने का इख्तियार नहीं है। अगर आप नाखुश हैं तो पार्लियामेंट के अंदर आइन के मुताबिक रेमेडी हासिल करें। यानी स्पीकर के इख्तियारात ही तो असल में मौजूए बहस हैं। स्पीकर के इख्तियारात और उनकी रूलिंग ने ही तो आगे गेम तब्दील करनी है अगर इत्तेहादी भी दूसरी जानिब चले जाते हैं। तो ऐसे में स्पीकर के इख्तियारात के हवाले से अदालत उज़्मा की जानिब से ऐसी जो ऑब्जर्वेशंस आना, ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ था जो उसने आगे आईनी मैदान में अपनी हिकमत अमली बना रखी है। फिर इसमें जो स्मार्ट प्ले किया अटॉर्नी जनरल साहब ने कि लोगों को मुमकिना तौर पर रोकने के मामले पर यह अपोजिशन चाहती थी कि कोई ऑब्जर्वेशन या कोई डायरेक्शन आ जाए कि ये तो कह रहे हैं कि 10 लाख के मजमे में से गुजर के जाना होगा और हम देखेंगे, जो कि ये हुकूमत कहती थी, फवाद चौधरी साहब कहते थे कि हम देखेंगे कि 10 लाख के मजमे में से गुजर के कौन वोट डालने जाता है इमरान खान के खिलाफ। तो ये एक सियासी हिकमत अमली थी जो काम कर गई और इसी को बुनियाद बनाकर आज जब अदालत में इस मामले को उठाया गया तो इसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि देखें हम तो आइन के तहत इनको रोक ही नहीं सकते, ये तो इनका राइट है, ये तो जा सकते हैं। तो उस पे बहुत से लोगों ने कहा कि हुकूमत शायद कोई बैकफुट पे चली गई है और हुकूमत शायद इस हुकूमत को कोई धचका लगा है इस मामले पर क्योंकि अपने अटॉर्नी जनरल ने ये तस्लीम कर लिया है। लेकिन इसका मकसद ये था कि अगर अटॉर्नी जनरल अदालत में खड़े होकर ये बयान देते कि जी हम इन लोगों को रोकेंगे, हम इनका ये हक इस्तेमाल नहीं करने देंगे क्योंकि आइन और कानून तो यकीनन इसकी इजाज़त नहीं देता, तो ये उनका सियासी जो टैक्टिक्स थे ये काम कर गए हुकूमत के। और लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने ये अदालत में खड़े होकर कहा कि हम तो इन्हें रोकने ही नहीं जा रहे। जब अटॉर्नी जनरल की ये स्टेटमेंट आ गई तो उस पर वो जो हुक्म था अदालत का जो चाहती थी अपोजिशन जो चाहती थी सुप्रीम कोर्ट बार, वो फिर जाहिर है नहीं आना था जब अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि ये तो उनका राइट है, वो जा सकते हैं, हम इन्हें नहीं रोकेंगे। तो इस मामले पे एक तो स्पीकर के इख्तियारात के हवाले से चीज़ें आज वाज़े होते नजर आईं और दूसरा इन लोगों को मुमकिना तौर पर रोकने के हवाले से कोई डायरेक्शन, कोई फैसला नहीं आ सका। तो इसमें अब जो स्पीकर हैं अगर जो वोटिंग के दिन मुनखरिफ अरकान को रोकते हैं और इत्तेहादी जमातों में से 12 वोट 2 जमातों के कम से कम दूसरी साइड पे चले भी जाएं, अगर बाप भी चली जाए उनके भी यानी 5 वोट मजीद इसमें हो जाएं, यानी वो 17 वोट दूसरी साइड पे चले जाएं, तो फिर जाहिर है उन्हें ज़्यादा लोग तोड़ने पड़ेंगे हुकूमत को, अपोजिशन के अगर सर्वाइव करना है। अदरवाइज 2 जमातें जाने से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं अगर स्पीकर रूलिंग दे के मुनखरिफ अरकान का वोट डालने से रोक देते हैं या उनका वोट काउंट नहीं करते। तो आज जस्टिस वजीहुद्दीन साहब की जानिब से भी मीडिया पे कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर उनसे मंसूब ये चल रही थी कि उन्होंने भी ये कहा है कि ये मामला
हुकूमत पहले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा सकती है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब ये मामला चला जाएगा, जाहिर है ये वोट पहले ही चैलेंज हो जाएंगे, तो इनके वोट कास्ट करने का मामला मुश्किल में पड़ जाएगा अपोजिशन का, जो मुनखरिफ अरकान के हवाले से। तो इससे पहले भी एक सियासी हिकमत अमली जिससे मुतल्लिक मैंने आपको बताया था कि हुकूमत ने जो ये कहा था कि हम सिंध हाउस पर ऑपरेशन करेंगे, अपने लोगों को बाजियाब कराएंगे, वो ऑपरेशन होना नहीं था। जाहिर है हुकूमत आज जो इस सारे मामले की मजम्मत कर रही है और कह रहे हैं कि सिंध हाउस पे जो कुछ हुआ, इन लोगों ने हमला किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अली जफ़र की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उन्होंने भी आकर इसकी मजम्मत की रोशम पर आकर, तो वो ऑपरेशन नहीं होना था, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये हमला या ऐसी कोई सूरत हाल चाहती थी। लेकिन उस सियासी हरबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनाया, उसके नतीजे में अपोजिशन ने प्रेशर में आके उन लोगों के इंटरव्यू करवा दिए। जब उनके इंटरव्यू करवाए, हुकूमत के लिए आसानी पैदा होगी, वो लोग एक्सपोज हो गए, उन लोगों के नाम सामने आ गए जिनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। और अब लार्जर बेंच सुनने जा रहा है 24 मार्च से वो सवालात, जिनमें से एक सवालात जो सदर मुमलिकत की जानिब से जो सवालात भिजवाए गए हैं, उनके जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आइन के आर्टिकल 186 के तहत पूछे गए हैं। उनमें से एक सवाल जो है वो असल दर्द सर है उन मुनखरिफ अरकान के लिए कि वक्ती तौर पर फ़ायदा लेने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। वक्ती तौर पर जो उन्हें लालच दी गई है कोई ओहदे की या टिकट की, अगर वो ताहियात डिस्क्वालीफाई हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये करार दे दे कि ये तो ताहियात नाअहली है, तो ये कोई भी रुकन अफोर्ड नहीं कर सकेगा। अगरचे मुनखरिफ अरकान में से 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिनका वापस आना मुझे मुश्किल लग रहा है, बल्कि नामुमकिन लग रहा है। वो इतना ज़्यादा आगे जा चुके हैं इस मामले पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अगर ये इसमें कोई उस सवाल का जवाब ये आ जाए कि ये नाअहली ताहियात है, तो उन 4 से 5 लोगों के लिए भी मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा फिर अपने फैसले पे कायम रहना, क्योंकि ताहियात नाअहली सियासतदान के लिए बहुत बड़ी सज़ा होती है। इस मामले पे आपको अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।